हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं सज्जाद अली। आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट्स इफेक्ट। तो इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस जो है शीशे का एक घर है जिसमें उन पौधों को रखा जाता है जिसको सूरज से ज़्यादा तापमान और हरारत की ज़रूरत पड़ती है ठंडे मुल्कों में, ताकि वो इसके अंदर का तापमान शीशे की वजह से इसके अंदर का हीट ट्रैप कर जाए और पौधा जो है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं, पौधा जो है ज़्यादा हरारत में आराम से वो अपने नेचुरल को पा सकता है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसी पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो इफेक्ट है वो क्रिएट करता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है हम लोग यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो क्या है कि हमारा ज़मीन चारों तरफ जो है हवा का एक पतली परत से घिरी हुई है, जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। लेयर होता है ये, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसी तरह से करके लेयर है। उस लेयर में बहुत सारी गैसेस है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। वहाँ पर कुछ ऐसी गैसेस हैं जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है। कैसे करता है? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट में है तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे ज़मीन से 16 किलोमीटर की बुलंदी, यानी 16 किलोमीटर की बुलंदी या 50 किलोमीटर की बुलंदी से हम कह सकते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। उसके बाद है वाटर वेपर, उसके बाद है CFC एंड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और भी गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल 4 गैसेस है, CO2, मीथन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हमारा वायुमंडल में हमारा जो हवा का परत है उनमें सब गैसों के साथ साथ ये भी गैस पाया जाता है ज़्यादा मिकदार में। इसी का परत को इसी की मिकदार में बढ़ोतरी आती जा रही है, यानी ये बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गैस हमारा वायुमंडल में शामिल हो रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है। ग्रीन हाउस गैस वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारा पृथ्वी की चारों तरफ। उससे होता क्या है कि सूरज से आने वाली प्रकाश रोशनी जब हमारे ज़मीन पे आती है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो कोई ओजोन लेयर से टकरा के वापस चली जाती है, लेकिन ओजोन लेयर और ये वायुमंडल को, हमारा जो एटमॉस्फेयर को पार करके, ट्रोपोस्फेयर को पार करके इंफ्रारेड रेडिएशन ज़मीन से टकराती है। उसके बाद कुछ पार्ट तो ज़मीन इसको ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ पार्ट इसको रिफ्लेक्ट, री एमिटेड बैक, इसको वापस भेजता है। मगर जब ये एनर्जी, ये हीट वापस जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन, तो ये फिर से ग्रीन हाउस गैसेस में इतनी मोटी पथ को पार नहीं कर पाती है और टकरा के फिर से ज़मीन पे चली आती है। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहता है क्यों ग्रीन हाउस गैसेस का इतना मोटा परत है कि ये एनर्जी को वापस नहीं जाने देता है। ये फिर से टकरा के पूरी दुनिया में फैल जाती है। किसी एक खित्ते, किसी एक पार्ट का बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये एनर्जी, ये रोशनी, इंफ्रारेड रेडिएशन ये फैलती जा रही है और जिससे हरारत ज़मीन का बढ़ता जा रहा है। तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। आइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जे फेरी ने 1824 में इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट रखा था। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा ज़मीन का एक नक्शा है। ये हमारा ज़मीन का एक नक्शा, इसके चारों तरफ हवा का एक गिलाफ फैली हुई है। चारों तरफ हवा के गिलाफ में बहुत सारी गैसेस हैं। उन गैसों में CFC, CO2, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन लेयर है। इसकी मोटाई बहुत ही ज़्यादा हो गई। जो सूरज की प्रकाश, इंफ्रारेड रेडिएशन अंदर तो आती है, कुछ एनर्जी यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, ज़मीन उसको ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन कुछ एनर्जी अब जाने की कोशिश करती है तो इतना मोटा लेयर को टकरा के फिर से ज़मीन पर वापस आती है और ये फैल जाती है, जिससे पूरी पृथ्वी का, पूरी ज़मीन का टेम्परेचर में बढ़ोतरी आती जा रही, इजाफा होता है। तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही इफेक्ट है, यानी इससे क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया की तापमान बढ़ती जा रही है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वार्मिंग माने गर्म हो जाना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के असर से जो फिनोमेना हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग हम लोग यहाँ पर समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, द थिकर लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप मोर हीट।
यानी ग्रीन हाउस गैसेस का थिकर लेयर जो है ज़्यादा हीट को रोक लेता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस नहीं जाने देता, फिर से ज़मीन पर वापस भेजता है, वो ट्रैप कर लेता है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो एवरेज टेम्परेचर जो ज़मीन का होता है कितना होता है, 14 से 15 डिग्री, लेकिन अब वो बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद वो लगातार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बिकम हॉटर एंड हॉटर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हमारा ज़मीन का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और उसके बाद फ़िलहाल जो 20th सेंचुरी में हमारा 3 डिकेड में अभी जो तापमान ज़मीन का बढ़ गया है वो है 0.6%। तो 0.6% तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर होगा क्या कि डे बाय डे ये तो बढ़ता जाएगा, उससे जो है ज़मीन का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, यानी ज़मीन एकदम गर्म होने लगेगी। तो हम लोग उसको बोलें ग्लोबल वार्मिंग। वार्निंग नॉट वार्मिंग, गर्म हो जाना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस एनर्जी को ट्रैप करके फिर से भेज देता है, वो जो है खुला में आसमान में जाने नहीं देता है, तो हमारा ज़मीन जो है चारों तरफ गर्म हो जाती है। देखो एक भाप है, अगर पतीली में या कोई भी चीज़ में भाप होता है तो चारों तरफ का वायुमंडल, ये चारों तरफ का टेम्परेचर गर्म होता है। तो वाटर वेपर भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, CO2। अब ये निकलता कहाँ से, इसका इमिट कहाँ से होता है, CO2 हम लोगों को कहाँ से मिलता है, CH4 कहाँ से मिलता है, N2O कहाँ से मिलता है, ओजोन लेयर कहाँ पर है, मीथेन गैस कहाँ से मिलता है। अब हम लोग इसको यहाँ पर ये समझते हैं। आइए देखिए यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, सबसे ज़्यादा CO2 60% हमारा वायुमंडल में, यानी ज़मीन के चारों तरफ हवा में जो गैस अभी बढ़ती जा रही है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का रिस्पॉन्सिबल है, वो 60%। क्वेश्चन पूछता है कि ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर होगा CO2। उसके बाद मीथेन CH4 16%, उसके बाद CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और फोर्थ N2O 6% एंड वाटर वेपर 4%। इसके अलावा कोई है तो थोड़ा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, थोड़ा मात्रा में ओजोन लेयर भी थोड़ा मात्रा में। निकलता कहाँ से, यहाँ देखिए, ये बर्निंग फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन, ज़मीन के पेड़ पौधों के कटाव से, और फ्यूल जो गाड़ी वगैरह में फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका धुआं से निकलता है, और डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधा प्लांट्स वगैरह क्या करता है, ट्रीज वगैरह के CO2 और O2 का बैलेंस को मेंटेन रखता है, लेकिन चूंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे हम लोग बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे, काट रहे हैं, जिसके वजह से अब होता जा रहा है कि CO2 का मात्रा बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधा CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है, तो पेड़ पौधा ही नहीं तो ऑक्सीजन देगा कौन और CO2 लेगा कौन। कोयल बर्निंग, मीथेन क्या है, कोयल बर्निंग, लैंडफिल्स, नेचुरल गैस, ये ज़मीन से निकलती है, इसको मास गैस बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको देखा गया था दलदल के इलाका में, इसको पाया गया था, तो इसको मास गैस भी बोलते हैं। ये ज़मीन से निकलती है। कोयला के कान से सबसे ज़्यादा, यानी कोयला के कान में जो धमाका होता है वो मीथेन गैस की वजह से होता है। तो कोयला के कान में दलदल वगैरह, नेचुरल गैस में मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद देखिए वाटर वेपर, जो बॉइलिंग इवापोरेट की वजह से सी वाटर, रिवर वाटर, या घर में या फैक्ट्री वगैरह में जो पानी को उबालते हैं, भाप निकलता है, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से वाटर वेपर हमारा वायुमंडल में फैलता जा रहा है। उसके बाद देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर, AC सेविंग क्रीम, फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर जो है CFC को इस्तेमाल किया था। ये नॉन टॉक्सिन और नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है, यानी टॉक्सिन नहीं है, हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मगर ये होता क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड करने का है, नोट करने का है कि देखिए एक मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय, बोल रहा है CFC का एक मॉलिक्यूल्स जो है ओजोन लेयर का 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। क्वेश्चन आता है कि CFC क्या करता है मंडल में, तो सबसे बड़ा इसका काम एटमॉस्फेयर में ये है कि इसका एक मॉलिक्यूल्स ओजोन लेयर का 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और ओजोन लेयर ही वो लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन पर डायरेक्ट आने से रोक देता है। कुछ तो वापस कर देता है, कुछ आता भी है तो उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है कि वो नुकसान पहुंचा सके। उसके बाद देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये कहाँ से मिलता है, बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल कम्बशंस।
इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर से ये हम लोग को मिलता है। तो ये सारा मैन मेड एक्टिविटी से ही ये गैस क्रिएट होता है और ये हमारा एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जाके रुक जाता है। इसका लेयर मोटा होता जा रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन को जो ज़मीन पे आती है, ज़मीन कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करती है, उसको बोलते हैं इंसुलेशन, और उसके बाद कुछ इंसुलेशन लेती है, उसके बाद एल्बेडो वापस करती है, लेकिन वापस जो है हमारा एटमॉस्फेयर को पार करके वापस खुला में नहीं जाता है, वैक्यूम में नहीं जाता, बल्कि यहाँ ट्रैप कर जाता है, फिर से ज़मीन पर रीइमिट कर देता है, जिससे ज़मीन का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और ये तापमान को बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सपोज़ कर लो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, 0% हो जाए तो क्या होगा मालूम है? यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ पर देखिए, द GHE इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू कीप आवर प्लानेट वार्म। In the absence of this effect, the temperature of the Earth's surface would be -20 डिग्री C या -40 डिग्री C। मान लीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये चारों तरफ लेयर मोटा हो गया है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसका परसेंटेज यानी इसका लेयर जो है मोटा ना हो करके पतला हो तो ग्लोबल वार्मिंग कभी नहीं होगी। चूँकि ये मोटा होता जा रहा है, एनर्जी को ट्रैप करके फिर से भेज देता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता, हमारे वायुमंडल में लेयर्स में अगर CO2 नहीं होता, मीथेन नहीं होता, ये गैस होता ही नहीं, चार गैस होता ही नहीं, तो होता क्या कि दिन के वक्त तो सूरज की प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आ जाती, मगर शाम के वक्त या रात में वापस ये टोटली हमारे वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में वैक्यूम में वापस चली जाती। ज़मीन इतनी ठंडी हो जाती कि -40 डिग्री पे हम लोग का रहना जो है मुहाल है, पेड़ पौधा का रहना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ऐसे ही पौधे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो गर्म मुल्क में रहते हैं जैसे हम लोग। तो यहाँ पर जो है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होती या 0% होती तो हम लोग -20 -40 डिग्री में चले जाते। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़रूरी है, मगर चूँकि ये ज़्यादा हो रहा है, ये गैस ज़्यादा बन रही है, लेयर ज़्यादा मोटा होता जा रहा है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारी दुनिया का पूरा तापमान बढ़ता जा रहा है। देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इफेक्ट सबसे बड़ा इफेक्ट जो है हम इसको ये बोल सकते हैं कि अनार्कटिक रीजन में जो बर्फ़ का ग्लेशियर है, तो बड़ा बड़ा ग्लेशियर जो है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से तो वो पिघलना शुरू होगा। तो क्या है कि सी लेवल का जो वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक एक करके लाइन से समझिए। देखिए स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म, तूफान आएगी, टेम्परेचर में जब फ़र्क होगा, दिन और रात के टेम्परेचर में जब फ़र्क होगा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हवा कैसे चलता है, लो प्रेशर हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरह से हायर और लो प्रेशर होने की वजह से बहुत ज़्यादा तूफान आएगी। मेल्टिंग आइस ऑफ आर्कटिक रीजन, यानी आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, ज़मीन का तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ़ पिघलेगा और सी लेवल यानी सतह समुंदर पानी की ऊंचाई बढ़ने लगेगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा, इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो पूरा पृथ्वी जो है पानी से डूब जाएगी। तो बर्फ़ पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, कहाँ? आर्कटिक रीजन में ज़्यादा यानी पोलर रीजन। हाई टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अचानक से तापमान दिन में बढ़ जाएगी। जाड़े का या गर्मी के मौसम में तापमान होता है, मान लीजिए कि गर्म मुल्कों में 40 के अंदर और सर्द मुल्कों में 20 के या 10 के अंदर होता है। लेकिन ये तापमान जो है इसका कोई भी जो है बैलेंस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी गर्मी के दिनों में। इफेक्ट ऑन द रेंज ऑफ स्पेसिस यानी जो छोटे छोटे पेड़ जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इसका इफेक्ट ऑन द रेंज, इनकी जो है DNA में बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, इनकी DNA और इनका स्पेसिस जो बर्बाद हो जाएगी। इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर में भी इफेक्ट होगा। क्या होगा एटमॉस्फेयर में इफेक्ट? अचानक से हवा चलेगी, अचानक से बारिश हो जाएगी, धूप है उसमें बारिश हो रही है, माने एटमॉस्फेयर एकदम प्रभावित हो जाएगा। चेंज इन द सी लेवल का जो सी है उसका लेवल, पानी जो वाटर जो है वो ऊपर उठ जाएगा, ज़मीन नीचे चले जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और पानी ऊपर उठने लगेगा, पूरी दुनिया फिर से डूब जाएगी। राइजिंग डैमेज कोरल, ये मत समझिए कि ये सिर्फ जो है पानी के ऊपर या
सतह ज़मीन के ऊपर ही नुकसान पहुंचाता है। ये कोरल जो कि पानी में होता है ये उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ जाने की वजह से, कम हो जाने की वजह से वो डैमेज होता है कोरल। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, जो कि परिंदा गर्म ठंडे मुल्कों में रहता है, तापमान बढ़ने से वो जो है वहाँ से माइग्रेट करके पोलर रीजन में जाएगा। जो पोलर रीजन में रहता है वहाँ तापमान बढ़ जाने के उसके दिमाग घूम जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से रीजन में जाएँ, क्योंकि वो ठंडे मुल्क का परिंदा है। चेंजिंग रेंज एंड स्नो, चेंजिंग रेन, बारिश का जो है आने का कोई ठीक नहीं होगा, बारिश कब हो जाएगी, स्नोफॉल होगा कि नहीं होगा। तो पूरी दुनिया में जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाने की वजह से पूरी पृथ्वी का ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया का है। ग्लोबल वार्मिंग कोई भी एक पार्ट्स का नहीं है। देखिए, बढ़ती हुई मात्रा को, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ती हुई मात्रा को नज़र में रखते हुए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान का एक शहर है, छोटा सा शहर है। वहाँ 11 दिसंबर 1997 को एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें 141 मुल्कों ने भाग लिया। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन 5% बिलो ईयर 1990 लेवल। सेकेंड कमिटमेंट क्या है कि 2008 से 2012 तक का, और ये फर्स्ट एंड सेकंड कमिट, ये फर्स्ट है सेकंड है, 2013 एंड 20 दोहा अमेंडमेंट। यहाँ पर देखिए, एक हवा में हमारा जो है एटमॉस्फेयर में CO2 का मात्रा 380 से 400 था 2007 में। 2007 में 380 से 400 था CO2 का मात्रा, एकदम नीचे में आइए। CO2 परसेंटेज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब शुरू हुई थी पूरे दुनिया में, तो उस वक्त नापा गया था। तो CO2 का जो मात्रा है 280 280 ppm, 1750 में CO2 का मात्रा 280 था। मगर अब देखिए, बिटवीन 1750 टू 2000 बाउंस टू 380 यानी 380 ppm हो चुका है। तो पहले 280 था 1750 में, 1750 में, अब हो गया है 2000 में 380 ppm। यह है क्योटो प्रोटोकॉल। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ओजोन लेयर क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, एंड सैलिनिटी ऑफ सी, यानी सी ओशियन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।